प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है बायो की कक्षा में। और आपको जैसे पता ही है, अपने सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान चल रहा है और कोशिका विज्ञान में अपन ने कोशिकांग का अध्ययन कर रहे हैं अभी। और कोशिकांग के अध्ययन में अपन ने दो रिजिलिक्त कोशिकांग किया, एकल कलाबद्ध जो कोशिकांग चल रहे थे उसमें से अपन ने अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी का अध्ययन हम प्रीवियस कक्षा में कर चुके हैं। आज अपन आगे बात करेंगे जो लाइसोसोम और सूक्ष्मकाय और जो भी आगे की जो रिक्तिकाएँ सूक्ष्म निकाय उनके बारे में संरचना की बात करेंगे। तो एक बार फिर विद्यार्थियों में आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक जो रामेश्वरम लाइव क्लासेस का जो प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले, और जिन्होंने डाउनलोड किया है उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और हमें काफ़ी उससे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आप प्रोत्साहित हमें करते रहे ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके लिए हम प्रस्तुत करें। तो बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं उसी में जो आगे कोशिका विज्ञान में चल रहा है उसी में अपन आगे चलते हैं। तो आज का जो बात करते हैं, तो अपने जो चल रहा था वो क्या चल रहा है? सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान जो है वो चल रहा है, ठीक है, सेल बायोलॉजी और कोशिका विज्ञान। ये अपनी यूनिट है। इसमें अपने बात कर ली थी, दो रिजिलिक्त कोशिकांग की बात कर ली थी, उसमें अब एकल कलाबद्ध कोशिकांग की बात चल रही है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग मीन्स ऑर्गेनेल्स बाउंडेड विथ सिंगल मेम्ब्रेन, एकल कलाबद्ध कोशिकांग, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स, एकल कलाबद्ध मतलब वो कोशिकांग जिनके बाहर एक ही कला मतलब एक ही झिल्ली पाई जाती है, उन कोशिकांग की अपन बात करते हैं, एकल कलाबद्ध कोशिकांग कहते हैं। और एकल कलाबद्ध कोशिकांग में अपन इससे पहले आपको पता होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दूरी जालिका और उसके बाद गोल्जी बॉडी का अध्ययन अपन प्रीवियस कक्षा में या पिछले लेक्चर में अपन कर चुके हैं। आज की जो बात अपन करते हैं, तो जो नेक्स्ट जो कोशिकांग आता है वो इजी भी है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है। वो आता है आपका लाइसोसोम, 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 ठीक है। लाइसोसोम की खोज की बात करें, लाइसोसोम की खोज की बात करें, इसके जो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी भाई खोज किसने की थी, फिर इसके बारे में बात करेंगे है क्या ये। खोज की बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की जो खोज है वो खोज तथा नामकरण, ठीक है। लाइसोसोम की खोज तथा जो नामकरण है वह एक डी ड्यू नामक के वैज्ञानिक था, उसने 1955 के अंदर की थी, है ना, ने की थी। तो सबसे पहले तो यह आ जाती है कि इसके जो खोज की बात करें तो क्वेश्चन बन जाता है भाई लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज डी ड्यू ने की थी और 1955 में की थी, ये बात आती है। इसके बाद इसका नाम लाइसोसोम क्यों पड़ा? लाइसो का मतलब क्या होता है? देखो, लाइसो का मतलब होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। सोम का मतलब क्या होता है? सोमा, ठीक है। सोमा का मतलब क्या होता है? काय। मीन्स क्या होता है? पाचन काय। पाचन काय मतलब पाचन करने वाला,
पाचन करने वाला। आगे अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं पाचन काय, इसका नाम क्या होगा पाचन काय, ठीक है। इसको लैन काय भी बोलते हैं। लैन का मतलब क्या होता है तोड़ना, लैन काय मतलब क्या होता है, लैन का मतलब क्या होता है लाइसिस करना, पाचन करना, इसको लैन काय भी इसको बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो नाम बना है, लाइसोसोम जो नाम बना है दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो का मतलब होता है पाचन और सोमा का मतलब होता है काय, तो मीन्स क्या हो गया पाचन काय, पाचन काय, ठीक है। पाचन करने वाली बॉडी, पाचन करने वाला अंगक है ना, वो सेल ऑर्गेनिज्म जो पाचन डाइजेशन करता है। अब डाइजेशन करता है, इसके अंदर कुछ पाया जाता होगा इसलिए डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इसमें, नेक्स्ट बात ये आती है ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यहां अपवाद है, एक अपवाद से क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखना है ना, अपवाद है यहां पर। मानो जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होती है, कार्पल्स होती है, मानो आरबीसी में यह है अनुपस्थित होता है। अपने अंतर पर जालिका की बात करती है उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, मानव जो आरबीसी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन मानव आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देखो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और मानव आरबीसी में ये है अनुपस्थित होता है, ठीक है। मानव आरबीसी के अंदर क्या होगा, ये अनुपस्थित होगा। तो और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो क्या कोई ऑर्गेनेल्स पाया नहीं जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, याद रखना ना। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं पाया था। अपन जब अंतर की बात करी, डिफरेंस, जब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस की बात करी थी, वहां पर भी अपन ये पढ़ के आए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी प्रकार का विकसित प्रकार के अंगक या सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर भी मैं आपको याद दिला दूं वापस कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकेरियोटिक जंतु कोशिका भी यूकेरियोटिक कोशिका है और पादप कोशिका भी यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान देना आप। तो यह है जंतु तथा पादप कोशिकाओं में, ये क्यों लिख रहा हूं मैं बताऊंगा आपको मैं, कि हालांकि यूकेरियोटिक कोशिका आ चुकी है, ऊपर नाम यूकेरियोटिक कोशिका ऊपर नाम आ चुका है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, इसके ब्रैकेट में और लिख देता हूं, जंतु तथा पादप कोशिकाओं में यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमेशा याद रखना है, जंतु जो कोशिकाएं होती है, ये जंतु कोशिकाओं में इसकी जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। तुलनात्मक रूप से बात करें तो पादप कोशिका की तुलना, पादपों की तुलना में जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी थी। तुलनात्मक रूप से अपन बात करें, ठीक है, अपन तुलनात्मक रूप से बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर पादप कोशिका की तुलना में लाइसोसोम की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उपापचय क्रिया ज्यादा होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो ज्यादा होती है जंतु कोशिका में। तुलनात्मक रूप से बात करें तो पादप कोशिका की तुलना में जंतु के अंदर उपापचय क्रिया ज्यादा होती है, वहां पर जो विषैले पदार्थ होते हैं या जो बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, है ना, या जिनका पाचन करना होता है वो पदार्थ ज्यादा बनते हैं, तो वो वहां पर ये संख्या जंतु कोशिकाओं में ये ज्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद बात करते हैं इसकी साइज की। जो साइज है लाइसोम की, लाइसोम एक सूक्ष्म संरचना है, सूक्ष्म गोलाकार संरचना है। ठीक है, तो साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.25 माइक्रोन मीटर टू 0.80 माइक्रोन मीटर। हालांकि कुछ भी बुक्स के अंदर याद रखना वहां पे 0.50 माइक्रोन मीटर भी लिखा रहता है ना। तो ये जो रेंज है, ये जो इसकी जो साइज है ये होती है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होती है, ये साइज तो है लिख ली, चलो उत्पत्ति जो होती है, इसका ओरिजिन जो होता है, याद रखना इसकी उत्पत्ति अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और दोनों से होती है। याद रखना है ना, लाइसोम की अपन को ऑप्शन जहां पर देखना है, यदि ऐसा अपन को एमसीक्यू या मल्टी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, विकल्प वाला क्वेश्चन मिलता है, उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ लाइसोसोम की उत्पत्ति कहां से होती है, उसमें ऑप्शन दे दिया आपको गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और जैसे कोई माइक्रो बॉडीज दे दी जाती है आपको। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन बने, तो उसमें आपको गोल्जी बॉडी करना है। यदि आपको वहां पर ऑप्शन इस प्रकार से मिलते हैं कि बताइए लाइसोम की उत्पत्ति कहां से होती है, तो वहां पे आपको पहला ऑप्शन दे अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी गोल्जी बॉडी, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ए और ब या ए और बी दोनों। तो आपको वहां पर करना है ए और बी दोनों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है, याद रखना लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो दोनों से होती है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ईआर तथा गोल्जी बॉडी से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी और फिर जो वेसिकल्स बनती है जिसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब इसकी सिंपल सी जो परिभाषा बनती है कि भाई लाइसोसोम होते क्या है संरचनात्मक रूप से, तो लाइसोसोम सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं होती है, सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध, एकल कला से परिबद्ध संरचना होती है, जिनकी उत्पत्ति कहां से होती है, ईआर से होती है ना। तो मान लो इसकी परिभाषा आपको पूछ ले ऑब्जेक्टिव के अंदर, भाई है क्या इसकी, तो लाइसोसोम, अब जो परिभाषा निकल के आती है वो लास्ट में, लाइसोसोम सूक्ष्म होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, गोल होता है, भी संरचना भी बनाएंगे अपन, गोलाकार होता है, गोलाकार एकल कला बद्ध, एकल कलाबद्ध कोशिकांग है, जिसकी उत्पत्ति ईआर तथा गोल्जी बॉडी से होती है। ठीक है, ये इसकी बात आ गई परिभाषा की। मान लो अपने इसकी परिभाषा बताएं, एक लाइन में इसको परिभाषित कीजिए लाइसोम को, तो ये इसकी परिभाषा हो जाती। मतलब लाइसोम सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटा होता है, कि साइज देखो ये है, इसकी साइज ये है, गोलाकार होता है। अभी मैं संरचना बना रहा हूँ, देखो इस प्रकार से क्या होता है, ये लाइसोम है। ठीक है, इसके अंदर एकल कलाबद्ध है, एकल कला मतलब झिल्ली जो है ये झिल्ली होगी, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या अंदर क्या पाए जाएंगे, पाचक एंजाइम, जो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं वो अंदर पाए जाएंगे इस प्रकार से, ये जल अपघटनीय एंजाइम होगी। ठीक है, तो ये संरचना होगी किसकी, लाइसोम की। ठीक है, तो
तो ये परिभाषा इस प्रकार से बनती है, इसको देख, है ना, पाचक एंजाइम पाए जाएंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके आगे कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर लगभग, ठीक है, लिख देता हूं मैं, लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकल झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग है, और एकल झिल्ली कलाबद्ध जो कोशिकांग उसके अंदर, इसके अंदर लगभग 50 प्रकार के, कितने प्रकार, 50 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे लाइपेज, लाइपेज आपको पूछ लिया कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, प्रोटीएज पाया जाता है जो मुख्य रूप से एंजाइम है ना, न्यूक्लियेज पाया जाता है, राइबो न्यूक्लियेज, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, ये जो मुख्य एंजाइम है, इनके अलावा इत्यादि, है ना। ऐसे करके मतलब 50 जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, 50 प्रकार के पाचक एंजाइम, है ना। जो लाइसोम में लगभग 50 प्रकार के पाचक, जैसे मुख्य मैंने बताया लाइपेज है, प्रोटेज है, राइबो न्यूक्लियेज है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज है ना, और ये जो मुख्य एंजाइम है ये है। तो इस प्रकार के करीब 50 प्रकार के, कितने प्रकार के, 50 प्रकार के पाचक एंजाइम लाइसोम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं कि जब इसकी अपन बात करें लाइसोसोम की अपन संरचनात्मक की बात करें, संरचना तथा क्रियात्मक की बात करें, कार्य के आधार पर लाइसोसोम बहुरूपी होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक क्यों होता है? लाइसोसोम प्रकार की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। संरचना तथा कार्य के आधार पर लाइसोसोम बहुरूपी होता है, बहुरूपी होता है। बहुरूपी मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक, है ना, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब इसके रूप पाए जाते हैं, प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। बहुरूप की बात करें तो इसके आधार पर ये संरचना और कार्य के आधार पर बात करें, आधार पर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला देखो, प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम क्या होता है? प्राथमिक लाइसोसोम जो सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सर्वप्रथम बनने वाला जो लाइसोसोम होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम, है ना। देखना, जो ईआर तथा ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय से सर्वप्रथम बनने वाला लाइसोसोम होता है। इसमें
नवजात एंजाइम। नवजात मतलब क्या होता है, ये अक्रिय एंजाइम होते हैं, अक्रिय एंजाइम भरे रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो गोल्जी कोश से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कोश से जो सर्वप्रथम जो लाइसोम बनेगा, सर्वप्रथम टूट के जो वेसिकल से या पुट्टिका बनती है उसके अंदर पाचक एंजाइम, उसको लाइसोम बोलते हैं। जो वो लाइसोम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक लाइसोम। लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, उसके अंदर जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो अक्रिय होते हैं, नवजात होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक लाइसोम। संरचना और कार्य का आधार पहला प्रकार हो गया। इसके बाद दूसरा बात करते हैं द्वितीयक लाइसोम। द्वितीयक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोम। द्वितीयक लाइसोम की बात करें तो द्वितीयक लाइसोम कैसे बनता है, जब प्राथमिक लाइसोम जब अंदर आए हुए भोज्य पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं द्वितीयक लाइसोम। कैसे, देखो, प्राथमिक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम प्लस भोज्य पदार्थ, है ना। प्राथमिक लाइसोम प्लस भोज्य पदार्थ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम। इसको बोलेंगे द्वितीयक लाइसोम। कैसे, देखो, मान लो ये झिल्ली है, कोशिका की झिल्ली है, ये मान लो कोशिका है और ये कोई भोज्य पदार्थ है। तो इसको पता है ये भोज्य पदार्थ को कोशिका क्या क्या अंतःग्रहण करेगी, ये कोशिका इसको अंदर ले लिया, ठीक है। कोशिका ने भोज्य पदार्थ को अंदर ले लिया, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, जो फेगोसाइटिस जो प्रक्रिया होती है, भक्षण की क्रिया होती है, उसके अनुसार एंडोसाइटोसिस, है ना, अंदर लेना, अंतःग्रहण करना। अंतःग्रहण इस भोज्य पदार्थ को इसने कर लिया। ये है भोज्य पदार्थ, क्या है, फूड पार्टिकल। एफ पी लिख देता हूं, फूड पार्टिकल है। और इधर ये जो गोल्जी बॉडी है, मान लो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से बनने वाला ये प्राथमिक लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी से जो बनने वाला ये क्या है, प्राथमिक लाइसोम। और जब फूड पार्टिकल और प्राथमिक लाइसोम, ये लाइसोम और ये फूड पार्टिकल जब संयुक्त हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। मतलब जो भोज्य पदार्थ अंतःग्रहण किया गया है कोशिका का, जब वो प्राथमिक लाइसोसोम में जुड़ जाता है ना, जो प्राथमिक लाइसोसोम, देखो ये प्राथमिक लाइसोसोम था ये रहा, और ये भोज्य पदार्थ दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो बना है, ठीक है, ये क्या बन गया, आपके द्वितीयक लाइसोम बन गया, ठीक है। तो ये हो गए दो प्रकार। इसके बाद कुछ बुकों में नहीं दे रखा, लेकिन 4 प्रकार है, उसके दो प्रकार और उनकी भी अपन परिचर्चा कर लेते हैं, है ना। तीसरे प्रकार की बात करें, जो तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अवशेषी लाइसोसोम। कई बुकों में नहीं दे रखा, सोम रेजिडुअल लाइसोसोम। मतलब वह लाइसोसोम जिसके अंदर अवशेषी पदार्थ पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवशेषी लाइसोसोम। अपचित पदार्थ होंगे जो अवशेषी होंगे, ठीक है। वह लाइसोसोम
जिसमें अवशेषी पदार्थ पाए जाते हैं, वह लाइसोम जिसके अंदर अवशेषी पदार्थ पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? अवशेषी लाइसोम। रेजिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है वो आता है, जो लास्ट है, फोर्थ जो प्रकार है इसका, उसकी बात करते हैं। स्वभक्षी लाइसोसोम। ऑटो लाइसिस लाइसोसोम। मतलब क्या हो जाएगा? वह लाइसोम स्वभक्षी लाइसोम। ठीक है, स्वभक्षी लाइसोम की बात करें तो मतलब क्या होता है? वो लाइसोम जो कोशिकांग होते हैं उनका भक्षण कर लेता है। जैसे ये मान लो ये लाइसोम है, ठीक है, ये लाइसोम है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर ले लिया, उसका भक्षण कर दिया, क्लोरोप्लास्ट को ले लिया अंदर, उसका भक्षण कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो स्व कोशिकांग अंग है, खुद के ही कोशिकांग अंग है, उनका भक्षण कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? स्वभक्षी लाइसोम कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्वभक्षी लाइसोम कहेंगे। अब बात करते हैं अपन इसके कार्य की। कार्य की बात करते हैं। लाइसोसोम के कार्य की बात करें, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है ना। तो कार्य की बात करें, लाइसोसोम का कार्य क्या क्या होते हैं? कार्य की बात करें तो पहला कार्य बाह्य पदार्थों का पाचन। बाह्य पदार्थों का पाचन। बाह्य पदार्थों का पाचन का मतलब क्या होता है? जो बाह्य से अंतःग्रहण किए गए हैं, बाहर से अंतःग्रहण, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, बाहर से अंतःग्रहण किए गए, जो बाहर से कोशिका ने जो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया, अंतःग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अंदर लिए हैं, उनका पाचन करता है। चाहे वो फेगोसाइटोसिस के द्वारा हो, जो अंतःग्रहण जो पदार्थ किए गए हो, चाहे वो फेगोसाइटोसिस के द्वारा हो या पिनोसाइटोसिस जो पदार्थ हो। आपको दोनों टर्म्स का मतलब पता ही है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण किया, और पिनोसाइटोसिस का मतलब लिक्विड, तरल पदार्थों का अंतःग्रहण। तो ये बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो। जो बाह्य फेगोसाइटोसिस हो, पिनोसाइटोसिस, दोनों ही प्रक्रिया से अंतःग्रहण किया उन पदार्थों का पाचन करता है। दूसरा जो आता है इसका यूज, वो आता है अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब क्या है? जब कोशिका को कोई भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है तो उसमें उपस्थित जो ग्लाइकोजन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, उसका ये पाचन करता है ना। तो जब भी कोशिका को भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है तो यह ग्लाइकोजन, फैट तथा प्रोटीन का पाचन करता है।
तो डियर स्टूडेंट आप लिखते रहो, चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा करें स्वेलेन ऑटोलाइसिस। मतलब क्या होती है, जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती है, मान लो कोशिकांग है या कोशिकांग को दूसरे कोशिकांग है या कोई कोशिका रोगग्रस्त कोशिकाओं का लयन कर सफाई का कार्य करता है। जो रोगग्रस्त मर्त कोशिकाओं का लयन करता है। ठीक है, इसके बाद चौथे यूज की बात करें निषेचन में। निषेचन में क्या होती है, जो अंड झिल्ली होती है, अंड झिल्ली का लयन कर नर युग्मक के प्रवेश हेतु मार्ग बनाते हैं। मतलब आपको पता ही है, जो शुक्राणु होता है उसके जो शीर्ष होता है उसके एक्रोसोम पाया जाता है, उसके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उसके अंदर जो झिल्ली जो है वो एक तरह का लाइसोम ही है। तो वो क्या करता है, आपको तो अंड की झिल्ली होती है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जब शुक्राणु अंडे से मिलता है तब क्या करता है कि शुक्राणु की जो शीर्ष पर जो लाइसोम पाया जाता है वो क्या करता है, जो अंड की झिल्ली को गला देता है, लाइसिस कर देता है, लयन कर देता है, उसका पाचन कर, जिससे क्या होता है वो शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया उसमें भी ये कार्य करता है। पांचवा बात करें कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें विभाजन मदद करता है। कोशिका विभाजन में सहायक है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो जो उसका इनिशिएशन होता है, जब प्रारंभन होता है समसूत्री विभाजन का, तो उसमें भी ये सहायता करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक है। छठा जो यूज, जो छठा और अंतिम यूज की बात करें अपन, छठा और अंतिम यूज की बात करें तो इसका जो अंकुरित जो बीज है, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय अंकुरित बीज में भोज्य पदार्थों का पाचन कर अंकुरण हेतु उपलब्ध कराता है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण जो उपयोग थे, कार्य थे, वो है लाइसोम का। तो बच्चों आज अपन ने जो एक कोशिकांग है, एकल कलाबद्ध जो कोशिकांग लाइसोम है, इजी है लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बना हुआ है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा बीच में आपको बता देता हूँ वापस। जो इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, याद रखना, जो पाचक एंजाइम 50 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। तो वो जो होते हैं वो हमेशा याद रखना एसिडिक, अम्लीय पीएच पर, अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। याद रखना अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। जो पीएच होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जो पीएच होती है वो लगभग कितनी होती है, 5 के बराबर होती है ना। जो पीएच होती है वो कितनी होती है, लगभग 5 के बराबर होती है। तो सक्रिय एंजाइम का जहाँ नाम आया था ना, जहाँ 50 प्रकार एंजाइम पाए थे, वो अम्लीय पेज पर ही सक्रिय होते हैं, अम्लीय पेज पर ही कार्य करते हैं, और वो जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 5 के बराबर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना आज लाइसोसोम। इसके बाद अगली कक्षा में अपन जो आगे के जो कोशिका उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।